नमस्कार दोस्तों। एक सवाल, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मन आखिर है क्या, जिसे आप मैं कहते हैं? क्या वह कोई आत्मा है जो शरीर में बसी हुई है, या फिर यह सब कुछ हमारे दिमाग में चल रही केमिकल क्रियाओं का ही नतीजा है? हम जो सपने देखते हैं, जो यादें बनाते हैं, जो भावनाएं महसूस करते हैं, इन सब का असली मतलब क्या है? इन्हीं जटिल सवालों के जवाब तलाशने निकले थे एक महान विचारक, बर्ट्रैंड रसेल। आज हम उनकी क्रांतिकारी किताब द एनालिसिस ऑफ माइंड यानी मन का विश्लेषण के जरिए समझेंगे कि हमारा मन असल में कैसे काम करता है। रसेल सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे, वे गणित के भी माहिर थे। उन्होंने मन को किसी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की नजर से देखा। उन्होंने उन दीवारों को गिराने की कोशिश की जो हम अक्सर माइंड और मैटर के बीच खड़ी कर देते हैं। दोस्तों, यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी और गहरी है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, इसे लाइक या शेयर करके जरूर सेव कर लें ताकि जब चाहें तब सुन सकें। इस सफर को आप चाहें तो छोटे छोटे हिस्सों में सुन सकते हैं, आराम से, ध्यान से, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक वैचारिक यात्रा है जो शायद आपकी सोच की दिशा ही बदल दे। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं मन की उस गहराई में जहां विज्ञान और दर्शन एक साथ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बर्ट्रैंड रसेल के साथ मन के इस अद्भुत विश्लेषण की यात्रा। अध्याय 1, क्या चेतना वाकई में कोई चीज है? आप इस वक्त ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आपको यह पता भी है कि आप सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज महसूस कर पा रहे हैं। शायद आप किसी कुर्सी पर बैठे हों और आपके आसपास का माहौल भी आपको पूरी तरह महसूस हो रहा हो। यही एहसास, यही जागरूकता, जिसे हम आम भाषा में चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्या वाकई कोई असली चीज है? सदियों से दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें बताया है कि चेतना हमारे अस्तित्व का केंद्र है, एक दिव्य आत्मा जो शरीर से अलग है, एक अंदर जलती हुई रोशनी जो हमें मैं होने का एहसास देती है। लेकिन अब जरा ठहरिए, क्या हो अगर यह सब एक गहरी गलतफहमी हो? बर्ट्रैंड रसेल, जो एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि चेतना कोई रहस्यमयी आत्मा नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों की एक प्रक्रिया है। यानी चेतना कोई चीज नहीं, यह चीजों को अनुभव करने का एक तरीका है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में गए, वहां हजारों किताबें हैं, विज्ञान की, इतिहास की, कहानियों की। अब अगर आप लाइब्रेरियन से पूछें कि इन सब किताबों के अलावा लाइब्रेरी कहां है, तो वो हंस देगा, क्योंकि लाइब्रेरी कोई अलग किताब नहीं होती, वो तो इन्हीं सारी किताबों का संगठित रूप है। ठीक वैसे ही रसेल कहते हैं, हमारा मन संवेदनाओं, सेंसेशंस और छवियों, इमेजेस से बना है। जब आप एक सेब देखते हैं तो आपको लाल रंग, गोल आकार, उसकी खुशबू, स्वाद और चिकनापन महसूस होता है। अब ध्यान दीजिए, कोई अलग से चेतना नहीं है जो इन अनुभवों को देख रही है, बल्कि इन अनुभवों का एक साथ होना ही चेतना है। यानी मन कोई बॉक्स नहीं है जिसमें अनुभव रखे जाते हैं। मन खुद अनुभवों का एक प्रवाह है। यह सोच हमारी पारंपरिक धारणाओं को झकझोर देती है। हम मानते आए हैं कि कोई मैं है जो अनुभव करता है, लेकिन रसेल कहते हैं कि वो मैं और अनुभव अलग अलग नहीं है। जब आपको दर्द होता है तो कोई बाहर बैठा मैं उसे महसूस नहीं कर रहा होता,
बल्कि वही दर्द का अनुभव ही उस पल आपका अस्तित्व होता है। अब यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमारी पूरी भाषा मैं, मुझे, मेरा जैसे शब्दों से बनी है। लेकिन रसेल हमें भाषा के जाल से बाहर निकलकर सोचने को कहते हैं। उनके अनुसार मैं या आत्मा कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारा मन हर पल बदलता रहता है, जैसे एक नदी जिसमें हर पल नया पानी बहता है। हम सोचते हैं कि हम एक स्थायी व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ यादों, संवेदनाओं और विचारों का लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। और इसी प्रवाह को हम गलती से मैं समझ लेते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर अनुभव चेतना है तो इंसान और एक कैमरे में क्या फर्क है? कैमरा भी सेब की तस्वीर ले सकता है, उसमें भी रंग और आकार कैद होते हैं। रसेल कहते हैं फर्क है, और वो फर्क है यादें, भावनाएं और अपेक्षाएं। जब आप सेब देखते हैं तो वो सिर्फ एक लाल रंग की चीज नहीं होती, वो आपके बचपन की यादें जगा सकती है। शायद आपको आपकी मां की याद दिलाए जो आपको सेब खिलाया करती थी, या फिर उस बाग की तस्वीर सामने आ जाए जहां आपने सेब के पेड़ देखे थे। यानी हमारा अनुभव सिर्फ संवेदनाएं नहीं है, वो भावनाओं और यादों से जुड़े होते हैं। यही चीज हमें मशीन से अलग बनाती है। इस नजरिए से देखा जाए तो चेतना कोई राजा नहीं है जो सब पर शासन करता है, बल्कि यह अनुभवों का एक संगठित जाल है। संवेदनाएं, यादें, विचार और भावनाएं सब एक साथ बुने हुए। अब सोचिए, जब चेतना कोई स्थायी चीज नहीं है तो क्या मैं कौन हूं का जवाब भी बदल नहीं जाता। हम कोई एक ठोस चीज नहीं है, हम अनुभवों का एक बहता हुआ संगम है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? हमें अपने मैं के विचार से जरूरत से ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। जब हमें यह समझ आ जाता है कि चेतना सिर्फ एक प्रवाह है, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को थोड़ी नरमी से देखना सीख जाते हैं, जैसे आसमान में आते जाते बादल। अध्याय 2, हमारी आदतें और सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट। पिछले अध्याय में हमने जाना कि चेतना कोई अलग रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे अनुभवों और संवेदनाओं का एक प्रवाह है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ सिर्फ अनुभवों का बहाव है तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी नियमितता क्यों है? हम हर दिन एक जैसे काम क्यों करते हैं? ऑफिस जाने के लिए वही रास्ता क्यों चुनते हैं? कोई खतरा देखकर बिना सोचे झट से पीछे क्यों हट जाते हैं? और मां रोते हुए बच्चे को बिना किसी ट्रेनिंग के दूध क्यों पिला देती है? यह सब होता है हमारी आदतों और सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट की वजह से। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार अगर आप मन को समझना चाहते हैं तो इन दो चीजों, आदतों और सहज ज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। ये वही अदृश्य धागे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं, अक्सर बिना हमारी चेतना को बताए। सबसे पहले बात करते हैं सहज ज्ञान की। इंस्टिंक्ट यानी वो व्यवहार जो हम जन्म से ही लेकर आते हैं, जिन्हें किसी ने हमें सिखाया नहीं होता। एक नवजात बच्चा भूख लगने पर रोता है, वो अपनी मां को पहचानता है। मकड़ी को कोई नहीं सिखाता कि झाला कैसे बुनना है, वो उसे स्वाभाविक रूप से आता है। रसेल कहते हैं यह सब हमारी शारीरिक बनावट और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। यह हमारे भीतर जन्मजात प्रोग्राम की तरह होते हैं, जिनका उद्देश्य है हमें जिंदा रखना और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज तेजी से हमारी आंख की तरफ आए तो हम बिना सोचे पलकें झपका लेते हैं।
ये सोचने से नहीं होता, ये स्वाभाविक है, यानी इंस्टिंक्ट। प्यार, डर, जिज्ञासा जैसी भावनाओं के पीछे भी अक्सर यही सहज ज्ञान होता है, जो हजारों सालों के विकास का परिणाम है। अब बात करते हैं आदतों, हैबिट्स की। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है नई आदतें बनाने की क्षमता। रसेल आदत को बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर में एक नया रास्ता बन जाता है। जैसे खेत में रोज एक ही जगह चलने से एक पगडंडी बन जाती है, फिर अगली बार हमारे पैर खुद ब खुद उसी पगडंडी पर चलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब हम कोई काम दोहराते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच एक नया नेटवर्क बनने लगता है। पहली बार साइकिल चलाना कितना मुश्किल लगता है ना? हैंडल, ब्रेक, बैलेंस, सब पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद हम आसानी से बिना सोचे समझे साइकिल चला लेते हैं, यहां तक कि किसी से बात करते हुए भी। क्यों? क्योंकि अब वह क्रिया हमारी चेतना से निकलकर हमारी आदत बन चुकी होती है, एक शारीरिक प्रक्रिया जो अब हमारे शरीर को पता है, बिना चेतन दिमाग को बताए। रसेल यहां एक गहरी बात कहते हैं, हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारी आदतें ही चलाती हैं, न कि हमारा चेतन मन। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे लगभग 90% काम आदतों से होते हैं। ब्रश करना, कपड़े पहनना, वाहन चलाना, टाइप करना, फोन उठाना, इससे हमारे चेतन मन की ऊर्जा बचती है ताकि वह नए और जटिल कामों पर ध्यान लगा सके। लेकिन याद रखिए, आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। रोज सुबह व्यायाम करना एक अच्छी आदत है। हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करना एक बुरी आदत। दोनों आदतें दिमाग में रास्ते बना लेती हैं और फिर हमारा शरीर उसी रास्ते पर चलता रहता है। इसलिए रसेल चेतावनी देते हैं, सजग रहो अपनी आदतों के प्रति, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अब एक और अहम सवाल, क्या हमारा शरीर अपने आप काम कर रहा है या मन उसे निर्देश दे रहा है? पारंपरिक सोच कहती है मन सिर को कंट्रोल करता है, लेकिन रसेल कहते हैं यह भेद ही गलत है। आदतें एक मनोशारीरिक प्रक्रिया होती हैं। वे दिमाग में न्यूरॉन का नेटवर्क बनाती हैं और शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करती है। इसलिए किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह एक शारीरिक संघर्ष भी है। आपका शरीर पुराने रास्ते पर लौटना चाहता है। नई आदत बनाना मतलब एक नया रास्ता बनाना। जब तक आप नया रास्ता बार बार नहीं बनाएंगे, पुराना खुद ब खुद वापस आ जाएगा। तो इस अध्याय की मुख्य बात क्या है? सहज ज्ञान हमारे जन्मजात सॉफ्टवेयर है और आदतें वे ऐप्स हैं जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे व्यवहार की नींव बनाते हैं। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, इन आदतों और इंस्टिंक्ट को चालू कौन करता है? वो कौन सी अंदरूनी आग है जो हमें प्रेरित करती है? क्यों हम कोई स्किल सीखते हैं? क्यों हम आगे बढ़ना चाहते हैं? वो है इच्छा। क्या हमारी इच्छाएं ही हमें चलाती हैं या हमारी भावनाएं उन्हें बनाती हैं? क्या इच्छाएं बस एक विचार है या वो हमारे मन का सबसे सच्चा रूप? इन सवालों की गहराई में हम उतरेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3, इच्छाओं और भावनाओं का मायाजाल। सोचिए, अगर इंसान एक मशीन की तरह चलता है तो फिर उस मशीन को चलाने वाला ईंधन क्या है? बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार वो ईंधन है इच्छा, यानी डिजायर। इच्छा वो शक्ति जो हमें चलाती है। इच्छा
एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते और कहते हैं, मगर क्या हम इसकी असली ताकत को समझते हैं? रसेल कहते हैं, अगर आप किसी भी जीवित प्राणी के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी इच्छाओं को समझिए, क्योंकि इच्छा ही वो ताकत है, डेसी, जो हमें बेचैन करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और तब तक चैन नहीं लेने देती जब तक वह पूरी ना हो जाए। यह हमारे अस्तित्व का सबसे केंद्रीय और सबसे शक्तिशाली तत्व है। इच्छा कैसी होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छा का मतलब है किसी चीज की कल्पना करना जो हमारे पास नहीं है। जैसे मुझे एक नई कार चाहिए, तो हम कार की एक छवि बनाते हैं और उसे पाने की चाहत रखते हैं। लेकिन रसेल कहते हैं, असल इच्छाएं अक्सर अचेतन होती हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं। आपने शायद देखा होगा, कोई इंसान कमरे में इधर उधर टहल रहा होता है। वो कभी पानी पीता है, कभी खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई अधूरी इच्छा है जिसका नाम भी शायद उसे नहीं पता। रसेल के अनुसार जब तक कोई व्यवहार किसी संतोषजनक परिणाम तक नहीं पहुंचता, वह चलता रहता है। यही प्रक्रिया ही इच्छा कहलाती है। जैसे एक भूखा जानवर भोजन मिलने तक भटकता है, उसे भोजन शब्द का मतलब भी नहीं पता, लेकिन उसकी इच्छा उसे आगे बढ़ाती है। भावनाएं कहां से आती हैं? अब सवाल उठता है, हमारी भावनाएं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आखिर आती कहां से हैं? रसेल कहते हैं, इनमें से ज्यादातर भावनाएं हमारी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। जब कोई इच्छा पूरी होने वाली लगती है, हमें उम्मीद और उत्साह होता है। जब इच्छा पूरी हो जाती है, हम संतुष्ट होते हैं। जब कोई बाधा आती है, हमें गुस्सा, दुख या निराशा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा है परीक्षा में टॉप करना, तो जब आप मेहनत करते हैं तो आपको आत्मविश्वास महसूस होता है। रिजल्ट के दिन अगर आप सच में टॉप कर जाएं, तो असीम खुशी मिलती है। लेकिन अगर कोई दोस्त आपके नोट्स चुरा ले तो गुस्सा आता है, और अगर आप फेल हो जाएं तो गहरा दुख। एक ही इच्छा और उससे जुड़ी इतनी सारी भावनाएं, भावनाओं के पीछे की छुपी इच्छाएं। रसेल यहां एक और जरूरी बात कहते हैं, हम अक्सर अपनी भावनाएं तो पहचान लेते हैं, लेकिन उनके पीछे की असली इच्छाएं नहीं। एक इंसान जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, शायद उसके भीतर सम्मान पाने की गहरी इच्छा छुपी हो। एक व्यक्ति जो हर वक्त दुखी और अकेला महसूस करता है, शायद उसे प्रेम या अपनापन चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा। इसलिए रसेल कहते हैं, भावनाएं समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनके स्रोत, यानी अपनी गहरी इच्छाओं को समझना। इच्छा की पहचान ही सच्चा आत्मज्ञान। जब आप अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान लेते हैं, तभी आप ये तय कर सकते हैं कि उन्हें पूरा करने का सही रास्ता क्या है, या क्या वो इच्छाएं वाकई में पूरी करने लायक है। यही सवाल आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रसेल हमें सलाह देते हैं कि हम अपने भीतर के मनोवैज्ञानिक जासूस बने, अपने व्यवहार के सुरागों से यह खोजें, हमारी असली इच्छाएं क्या हैं। आप अपना समय और ऊर्जा जिन चीजों में लगाते हैं, असल में वही आपकी सच्ची इच्छाएं होती हैं, चाहे आप कुछ और ही सोचते हो। और जब आप अपनी सच्ची इच्छाओं के साथ तालमेल में काम करते हैं, तभी जीवन में संतुष्टि और प्रवाह, फ्लो का अनुभव होता है। लेकिन इच्छाएं कहां से आती हैं? क्या हमारी इच्छाएं सिर्फ इस पल की उपज हैं? नहीं, हमारा अतीत, हमारी यादें, अनुभव, धारणाएं,
इन सब का हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर गहरा असर होता है। हमारे भीतर की कई चाहतें हमारे बचपन के अनुभवों, हमारी अधूरी यादों और हमारे भावनात्मक घावों से जन्म लेती है। तो सवाल यह है, हमारा अतीत, हमारी स्मृतियां, मेमोरीज हमारे आज को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या यादें हमारे दिमाग में रखी हुई कोई वीडियो फाइल जैसी है, या वो कुछ और है? मन की इस टाइम मशीन यानी स्मृति और अतीत के प्रभाव को हम समझेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, हमारा अतीत, हमारा आज। अब तक हमने मन के 3 प्रमुख पहलुओं को समझा, चेतना, आदतें और इच्छाएं। लेकिन इन तीनों को आपस में जोड़ने वाली जो अदृश्य डोर है, वह है हमारा अतीत। बर्ट्रैंड रसेल का मानना है कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसके वर्तमान में देखकर नहीं समझा जा सकता। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, सब कुछ हमारे अतीत के अनुभवों से ही आकार लेता है। हमारा आज हमारे बीते कल की ही कहानी है। रसेल बताते हैं कि अतीत हमारे ऊपर असर डालता है, सबसे पहले आदतों के रूप में। जैसे साइकिल चलाना आपने अतीत में सीखा था, लेकिन उसका असर आपके आज के संतुलन और चलाने के तरीके में दिखता है। यह सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, हमारा शरीर भी याद रखता है। एक डांसर के शरीर को रिहर्सल याद रहता है। एक सैनिक खतरे की आवाज पर खुद ब खुद प्रतिक्रिया देता है। रसेल इसे नेमिक कॉजेशन कहते हैं, यानी ऐसा कारण प्रभाव संबंध जिसमें अतीत सीधे शरीर के माध्यम से हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। यादें हार्ड ड्राइव नहीं, एक रचनात्मक प्रक्रिया। हम अक्सर सोचते हैं कि यादें हमारे दिमाग में किसी वीडियो की तरह स्टोर रहती हैं, जिसे हम जब चाहें दोबारा देख सकते हैं। लेकिन रसेल कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यादें एक रचनात्मक प्रक्रिया है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो हम उसके पूरे दृश्य को नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कुछ छवियां और भावनाएं दोबारा बनाते हैं। हर बार जब आप कोई बात याद करते हैं, आप उसे थोड़ा बहुत बदल देते हैं। इसलिए 2 लोग एक ही घटना को याद करें तो उनकी कहानियां अलग हो सकती हैं, और दोनों ही सच हैं। रसेल आदत और स्मृति में एक बारीक लेकिन अहम फर्क बताते हैं। आदत में हम अतीत में सीखा हुआ काम करते हैं, जैसे बिना सोचे घर का रास्ता तय करना। स्मृति में हम अतीत को जानते हैं, जैसे किसी मोड़ को पहचानना और कहना, मैं यहां पहले आ चुका हूं। स्मृति में अतीत का एहसास होता है, जो कल्पना से उसे अलग बनाता है। अतीत का असर सिर्फ यादों तक सीमित नहीं, हमारे डर, पसंद नापसंद, विचार, ये सब भी अतीत से प्रभावित होते हैं। अगर बचपन में किसी कुत्ते ने काट लिया था, तो शायद आज भी उससे डर लगे, भले ही वह घटना याद ना हो। अगर आपके माता पिता किसी विचारधारा को मानते थे, तो आपके विचार भी उसी दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि वे आपके बचपन का हिस्सा रहे हैं। खुद को समझना ही अपने अतीत को समझना। रसेल कहते हैं, खुद को जानना है तो अपने अतीत को समझो। हमारे अनुभव, यादें और घटनाएं यही हमें बनाते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि कोई डर या विश्वास किस पुराने अनुभव से उपजा है, तभी हम उसे बदलने की चॉइस पा सकते हैं। हमारा अतीत एक ऐसा अदृश्य आर्किटेक्ट है जो हमारे आज की सोच, भावनाओं और व्यवहार का नक्शा बनाता है। लेकिन यह नक्शा पत्थर से नहीं, यादों, भावनाओं और आदतों से बना होता है। अब सवाल यह उठता है, यह सब जो मन में चलता है और जो शरीर में घटता है, क्या ये 2 अलग अलग चीजें हैं? या फिर माइंड और मैटर, विचार और शरीर, एक ही चीज के 2 पहलू हैं? बर्ट्रैंड रसेल हमें लेकर चलते हैं अपने दर्शन के सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर।
जहां वह माइंड और मैटर के बीच की दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं। क्या यह हो सकता है कि एक विचार और एक पत्थर दोनों एक ही चीज से बने हों? इस चौंकाने वाले विचार को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, माइंड और मैटर का रहस्य। अब तक की हमारी यात्रा में हमने मन के कई पहलुओं को समझा: चेतना, आदत, इच्छा और स्मृति। लेकिन अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बर्ट्रैंड रसेल इन सभी धागों को जोड़कर एक बड़ी क्रांतिकारी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। यह है उनके दर्शन का सबसे दिलचस्प हिस्सा, न्यूट्रल मोनिज्म। नाम भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन विचार बेहद सरल और गहरा है। माइंड और मैटर दो नहीं, एक ही हैं। हजारों सालों से दार्शनिक एक सवाल से जूझते रहे हैं: मन और पदार्थ का रिश्ता क्या है? क्या मन और शरीर दो अलग अलग दुनिया की चीजें हैं? अगर हां, तो फिर एक अदृश्य मन भौतिक शरीर को कैसे नियंत्रित करता है? या फिर क्या सब कुछ सिर्फ पदार्थ है और हमारा मन सिर्फ मस्तिष्क की एक क्रिया है? या हो सकता है सब कुछ केवल मन ही है और पदार्थ एक भ्रम? रसेल इन सब विचारों को नकारते हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं। रसेल कहते हैं, माइंड और मैटर दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही मूल सामग्री है, जिसे वो न्यूट्रल स्टफ कहते हैं, कि अलग अलग रूप है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास लेगो के टुकड़े हैं। इन्हीं टुकड़ों से आप चाहें तो एक घर बना सकते हैं या एक कार। दोनों की आकृति, गुण और उपयोग अलग हैं, लेकिन बने तो एक ही सामग्री से है। रसेल का मानना है पूरी दुनिया भी इसी तरह एक ही मूल सामग्री से बनी है। यह सामग्री न तो सिर्फ मानसिक है और न ही सिर्फ भौतिक, यह तटस्थ है। जब इसे एक खास ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो यह पदार्थ बनती है, जैसे एक पत्थर, एक कुर्सी या दिमाग। और जब वही सामग्री एक अलग तरीके से व्यवस्थित होती है तो वह बनती है मन, जैसे एक विचार, एक भावना, एक स्मृति। जब एक वैज्ञानिक दिमाग को स्कैन करता है तो वह देखता है न्यूरॉन्स, सिनेप्स, केमिकल रिएक्शंस। यह है वही तटस्थ सामग्री का भौतिक रूप। लेकिन जब आप खुद कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी सामग्री का मानसिक रूप अनुभव करते हैं। रसेल कहते हैं, आपका विचार और आपके दिमाग का न्यूरॉन एक ही चीज के दो दृष्टिकोण हैं, एक बाहरी नजरिया और एक अंदरूनी अनुभव। इसीलिए मन और शरीर को अलग अलग मानने की जरूरत ही नहीं बचती। रसेल के अनुसार दुनिया की सबसे मूल इकाइयां हैं संवेदनाएं, सेंसेशंस और छवियां, इमेजेस। यही वो लेगो टुकड़े हैं जिनसे माइंड और मैटर दोनों बनते हैं। जब आप एक सेब को देखते हैं, आप असल में लाल रंग, गोल आकार और गंध जैसी संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। जब ये संवेदनाएं आपके निजी अनुभव का हिस्सा बनती हैं तो वह बनता है मानसिक सेब। और जब वही संवेदनाएं अंतरिक्ष समय में किसी ठोस रूप में होती हैं तो वह होता है भौतिक सेब। मतलब असल में हम चीजों को नहीं, उनसे जुड़ी संवेदनाओं को अनुभव करते हैं। हम भी उसी से बने हैं जिससे तारे बने हैं। रसेल का यह विचार बहुत गहरे स्तर पर हमें छूता है। अगर माइंड और मैटर एक ही चीज के दो रूप हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम भी उसी मूल सामग्री से बने हैं जिससे तारे, पत्थर और ग्रह बने हैं। हमारा संगठन सिर्फ ज्यादा जटिल और सजग है। इस तरह रसेल का यह दर्शन विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बना देता है। रसेल का मानना है कि माइंड और मैटर दो नहीं है,
बल्कि एक ही कहानी को हम दो अलग भाषाओं में बयां कर रहे हैं, एक विज्ञान की भाषा में और एक अनुभव की भाषा में। लेकिन अगर दुनिया की बुनियाद संवेदनाएं हैं तो सवाल उठता है, हम ये संवेदनाएं ग्रहण कैसे करते हैं? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी त्वचा, ये सब सूचनाएं कैसे लेते हैं? क्या हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी वो है, या हमारा मन उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ देता है? इस रहस्य को हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि हमारी हकीकत सच में कितनी असली है और कितनी मन की बनाई हुई। अध्याय 6, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने बर्ट्रैंड रसेल के उस विचार को समझा जिसने दर्शन की दुनिया में हलचल मचा दी थी, न्यूट्रल मोनिज्मा। हमने जाना कि माइंड और मैटर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही मूल तत्व से बने हैं, और वह मूल तत्व है संवेदनाएं। अब सवाल उठता है, हम इन संवेदनाओं को महसूस कैसे करते हैं? कैसे हम दुनिया को देखते, सुनते या छूते हैं? यही प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षण, यानी परसेप्शन, यानी हमारे और दुनिया के बीच बना हुआ वो पुल जिसके जरिए हम बाहरी दुनिया को भीतर महसूस करते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से महसूस करना, ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है। जैसे ही आंखें खोलो, सामने रखी कुर्सी दिखने लगती है ना? लेकिन रसेल हमें बताते हैं कि यह प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। असल में जो कुछ हम देखते हैं वह एक बहुत ही जटिल और अक्सर भ्रमित कर देने वाली प्रक्रिया का नतीजा है। रसेल सबसे पहले एक जरूरी फर्क बताते हैं संवेदना और प्रत्यक्षण में। संवेदना वह कच्चा अनुभव है जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है, जैसे जब रोशनी आंख की रेटिना पर गिरती है या कोई आवाज कान के पर्दे से टकराती है। लेकिन प्रत्यक्षण तब होता है जब हमारा दिमाग इन संवेदनाओं की व्याख्या करता है, उन्हें हमारे पिछले अनुभवों, आदतों और यादों से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ लाल रंग नहीं देखते, बल्कि एक सेब को पहचानते हैं, और उस सेब से जुड़ी यादें, उसका स्वाद, उसका आकार, उसका नाम, सब अपने आप जुड़ जाते हैं। इसलिए रसेल कहते हैं, प्रत्यक्षण, संवेदना, स्मृति और आदतें मिलकर बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम दुनिया को जैसे वह है वैसे नहीं देखते, बल्कि जैसे हमने सीखा है वैसे देखते हैं। हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। वो खाली जगहें भरता है, पैटर्न बनाता है और इन कच्ची संवेदनाओं को एक पूरी कहानी में बदल देता है। इसीलिए तो कभी कभी हम ऑप्टिकल इल्यूजन में फंस जाते हैं। हमें वो चीजें दिखती है जो असल में होती ही नहीं। रसेल कहते हैं, जब आप किसी दूर खड़े इंसान को देखते हैं तो आपकी आंखों में उसकी बहुत छोटी सी छवि बनती है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग जानता है यह छोटा आदमी नहीं, दूर खड़ा सामान्य आदमी है। आपका दिमाग अनुभवों के आधार पर उस छवि की व्याख्या करता है, और यह सब पल भर में हो जाता है। अब सवाल आता है, जब हम एक कुर्सी देखते हैं तो क्या हम वास्तव में कुर्सी को देखते हैं? रसेल का जवाब है नहीं। हम जो देखते हैं वह है उस कुर्सी से आने वाला प्रकाश जो हमारी आंखों में एक संवेदना पैदा करता है। और यह संवेदना सिर्फ उस वस्तु पर नहीं, बल्कि कमरे की रोशनी, आपके चश्मे के रंग, आपकी थकान और आपकी मानसिक अवस्था, इन सब पर निर्भर करती है। इसीलिए दो अलग अलग लोग एक ही कुर्सी को थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हैं। रसेल कहते हैं, हम सब एक ही भौतिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन जीते हैं अपनी अपनी प्रत्यक्षित दुनियाओं में। यह समझदारी हमारे लिए कई मायनों में आंखें खोलने वाली है।
जब दो लोग एक ही चीज को अलग अलग समझते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई एक गलत हो सकता है दोनों ने एक ही चीज को अपने अपने परसेप्शन से देखा हो। यह हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जो हम सच मानते हैं वो भी सिर्फ हमारी व्याख्या हो सकती है, और यह हमें दूसरों के नजरिए को सम्मान देने की प्रेरणा देता है। रसेल के अनुसार प्रत्यक्षण एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। हम केवल दुनिया को नहीं देखते, हम अपनी देखी गई दुनिया को गढ़ते भी हैं, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है स्मृति, मेमोरी। हम चीजों को पहचानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले देखा, सुना, महसूस किया है। लेकिन क्या हमारी ये यादें हमेशा सही होती हैं? क्या हम अपने ही दिमाग की बनाई यादों पर भरोसा कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम उतरेंगे इस मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया में, जहां रसेल हमें बताएंगे कि स्मृतियां कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे कभी कभी हमें धोखा भी दे जाती है। अध्याय 7, यादों का विज्ञान। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हम दुनिया को जैसा देखते हैं वो असल में हमारी संवेदनाओं और हमारी यादों का एक मिला जुला चित्र होता है। यानी हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारा मन उन्हें बनाता है, हमारे अनुभवों और स्मृतियों के आधार पर। अब सवाल ये उठता है कि ये स्मृतियां होती क्या है? हमें अपने बचपन की कोई बात कैसे याद रहती है, या फिर कल रात आपने क्या खाया, ये आपको कैसे याद रहता है? बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार स्मृति हमारे मन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें समय में पीछे देखने की ताकत देता है। यही हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और यही हमारे स्वकाय यानी सेल्फ का आधार बनाती है। रसेल एक बहुत ही खास बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यादें हमारे दिमाग में रखी कोई फाइल या फोटो नहीं है। जब हम कुछ याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दिमाग के किसी कोने में रखी वीडियो चला दी जाए, बल्कि हमारा दिमाग वर्तमान में ही उस पुराने अनुभव से जुड़ी छवियां, भावनाएं और एहसास फिर से बना लेता है। मान लीजिए आप अपने पिछले जन्मदिन को याद कर रहे हैं। आपके मन में शायद केक की झलक आए, दोस्तों के चेहरे सामने आए और एक हल्की सी खुशी महसूस हो। ये सारी चीजें अभी आपके वर्तमान में पैदा हो रही हैं। यही है याद की प्रक्रिया। रसेल स्मृति को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक, आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी। जैसे जब आप बिना देखे कीबोर्ड पर टाइप करते हैं या साइकिल चलाते हैं, आपका शरीर जानता है कि क्या करना है, लेकिन आप हर कदम को सोचकर नहीं करते। यह एक अचेतन प्रक्रिया है। दूसरी, सच्ची स्मृति, ट्रू और नॉलेज मेमोरी। यह वह स्मृति है जब आप किसी घटना को जागरूक होकर याद करते हैं। जैसे आप याद करते हैं कि आपने कल किससे बात की थी। रसेल के अनुसार सच्ची स्मृति के 3 हिस्से होते हैं। एक छवि जो किसी बीते पल से जुड़ी हो, एक विश्वास कि यह घटना सच में घटी थी, और एक खास एहसास कि यह अतीत की बात है, जिसे रसेल कहते हैं फीलिंग ऑफ पास्टनेस। यही अतीत का एहसास है जो किसी याद को कल्पना से अलग बनाता है। सोचिए, जब आप भविष्य की किसी छुट्टी के बारे में सोचते हैं तो भी आपके दिमाग में समुद्र की छवियां आती हैं, और जब आप पिछली छुट्टी याद करते हैं तब भी वही समुद्र सामने आता है। तो फर्क क्या है? फर्क है वो एहसास कि यह पहले हो चुका है। यह एहसास कोई तर्क से नहीं आता, यह एक सीधी और गहरी अनुभूति है। यही याद और कल्पना के बीच की दीवार है। अब सवाल यह है, क्या हमारी यादें भरोसेमंद होती हैं? रसेल साफ कहते हैं, नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि हमारी यादें कोई पक्की रिकॉर्डिंग नहीं होती। हर बार जब हम किसी चीज को याद करते हैं, हमारा दिमाग उसे फिर से बनाता है, और इस प्रक्रिया में उसमें बदलाव भी हो सकते हैं।
हमारी भावनाएं, इच्छाएं और धारणाएं हमारी यादों को रंग देती हैं। हम अक्सर घटनाओं को वैसे याद करते हैं जैसे हम उन्हें याद रखना चाहते हैं, न कि वैसे जैसे वे सच में हुई थी। इसलिए कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसी पक्की यादें बन जाती हैं जो असल में घटी ही नहीं। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी। तो क्या हमें अपनी यादों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? रसेल का नजरिया संतुलन भरा है। वे कहते हैं कि हमें अपनी यादों को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनके बारे में आलोचनात्मक, क्रिटिकल जरूर होना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं इस घटना को इस तरह क्यों याद कर रहा हूं? क्या मेरी कोई इच्छा, डर या पूर्वग्रह इसमें शामिल है? इस तरह का आत्मचिंतन हमें हमारी असली कहानी के करीब लाता है और हमें उन मानसिक जालों से मुक्त करता है जो हमारा अतीत हमारे ऊपर डाल देता है। हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व की कहानी लिखती हैं, और यह जानना कि वह कहानी कितनी सच्ची है, यह आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। हमारी यादें और सोच ये सब शब्दों के जरिए हमारे सामने आती है। हम सोचते हैं शब्दों में, बात करते हैं शब्दों में। तो अब सवाल उठता है, क्या शब्द सिर्फ चीजों के लेबल हैं, या वे हमारी पूरी दुनिया को ढालते और बनाते हैं? अगले अध्याय में हम उतरेंगे भाषा और अर्थ की इस रहस्यमयी दुनिया में और जानेंगे कि शब्दों का हमारी सोच से क्या गहरा रिश्ता है। अध्याय 8, शब्दों के पीछे का सच। अब तक हमने मन की दुनिया के कई रहस्यों को समझने की कोशिश की। चेतना, आदतें, इच्छाएं और यादें। हमने देखा कि ये सब अनुभवों और छवियों से बने होते हैं, लेकिन एक चीज है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती है, और वो है भाषा, यानी शब्दों का इस्तेमाल। हम शब्दों में सोचते हैं, सपने देखते हैं, योजना बनाते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हैं। शब्द हमारे मानसिक ब्रह्मांड की मुद्रा है, यानी हमारे विचारों की भाषा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द आखिर हैं क्या? इनका अर्थ कहां से आता है? क्या कुर्सी शब्द में ऐसा कोई जादू है जो उसे असली कुर्सी से जोड़ता है? बर्ट्रैंड रसेल मानते हैं कि भाषा को समझे बिना मन को समझना अधूरा है, क्योंकि हमारे अधिकतर जटिल विचार शब्दों के बिना मुमकिन ही नहीं है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि शब्दों के पीछे छिपा सच क्या है और कैसे ये हमारी सोच को आकार देते हैं। रसेल बताते हैं कि भाषा का सबसे बुनियादी काम है चीजों को नाम देना। जब एक बच्चा पहली बार दूध शब्द को दूध की बोतल से जोड़ना सीखता है, वहीं से उसका भाषा की दुनिया में पहला कदम पड़ता है। अब दूध शब्द सिर्फ एक ध्वनि नहीं रह जाता, वो संवेदना और अनुभव का प्रतीक बन जाता है जो बच्चे को दूध पीते समय महसूस होता है। रसेल के अनुसार शब्दों का अर्थ बनने के 2 मुख्य रास्ते हैं। एक पहली परिभाषा के जरिए, मीनिंग बाय डेफिनेशन। जैसे अगर आपको जेब्रा नहीं पता तो कोई बता सकता है, वो एक अफ्रीकी जानवर है जो घोड़े जैसा दिखता है और उसके शरीर पर काली सफेद धारियां होती हैं। आपने ये अर्थ दूसरे शब्दों के जरिए समझा, दूसरे अनुभव के जरिए, मीनिंग बाय एक्वेंटेंस। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ अनुभव करके ही समझ सकते हैं, जैसे लाल रंग क्या होता है, या आप किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को सिर्फ समझाकर नहीं बता सकते, उसे देखना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। इसी तरह दर्द, खुशी, मिठास जैसे शब्दों का अर्थ भी सीधे अनुभव से आता है। यही हमारे ज्ञान की बुनियाद है। बाकी सभी शब्द इन्हीं अनुभवजन्य शब्दों पर खड़े होते हैं। शब्दों का अर्थ कोई हवा में तैरती चीज नहीं है। अगर कोई शब्द अपने अनुभवजन्य आधार से बहुत दूर चला जाए तो वे अर्थहीन या भ्रमित करने वाला बन सकता है। रसेल एक और जरूरी बात बताते हैं। शब्द
सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो भावनाएं भी पैदा करते हैं। जैसे घर शब्द सुनते ही हमारे मन में सुरक्षा, अपनापन और आराम की भावना आती है, वहीं मकान शब्द थोड़ा ठंडा और तटस्थ लगता है। राजनीति और विज्ञापन की दुनिया में इस जादू का खूब इस्तेमाल होता है। आजादी, न्याय, सुरक्षा जैसे शब्द लोगों की भावनाओं को छूते हैं, चाहे उनका असली काम या नीति इनसे मेल खाती हो या नहीं। इसीलिए रसेल चेतावनी देते हैं, हमें हमेशा पूछना चाहिए कि इस शब्द के पीछे का असली अनुभव क्या है। तभी हम प्रचार, झूठ और भ्रम से बच सकते हैं। शब्दों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें अमूर्त विचारों पर सोचने की क्षमता देते हैं, जैसे प्रेम, लोकतंत्र, गणित। हम अलग अलग अनुभवों को एक नाम दे सकते हैं। जैसे किसी भी 4 पैरों वाले बैठने वाले फर्नीचर को हम कुर्सी कह सकते हैं। यह सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की ताकत ही हमारी सोच की नींव है। इसके बिना न विज्ञान संभव होता, न दर्शन, न ही कोई बड़ा विचार। लेकिन यहां एक खतरा भी है। कभी कभी हम शब्दों को असल चीज समझने लगते हैं। हम न्याय, सुंदरता या सत्य जैसे शब्दों को ऐसे लेते हैं जैसे ये कोई ठोस वस्तुएं हों, जबकि ये शब्द सिर्फ बहुत से अनुभवों का नाम है, एक शॉर्टकट। जैसे न्याय का मतलब है किसी मामले में निष्पक्ष फैसला, ना कि कोई हवा में उड़ता अमूर्त सिद्धांत। रसेल हमें याद दिलाते हैं कि शब्द केवल औजार है, सोचने, समझने और संवाद करने के साधन। और हर औजार की तरह इनका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। जब हम शब्दों के इस जाल को समझते हैं तो हम और स्पष्ट सोच पाते हैं, दूसरों को बेहतर समझते हैं और अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। हमारे शब्द अक्सर हमारे विश्वासों को प्रकट करते हैं। हम कहते हैं, मुझे विश्वास है कि, मेरा मानना है कि। लेकिन विश्वास आखिर है क्या? ये कैसे बनता है? हम कैसे तय करते हैं कि कोई विश्वास सच है या झूठ? अगले अध्याय में हम इसी रहस्यमय और गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जहां हम समझेंगे विश्वास की प्रकृति और सच व झूठ के बीच का फर्क। अध्याय 9, विश्वास क्या है, सच या धोखा? हमारी अब तक की यात्रा हमें मन के उस हिस्से तक ले आई है जो हमारे हर फैसले, हर सोच और हर कर्म को दिशा देता। विश्वास यानी बिलीफ। सोचिए, जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपको भरोसा होता है कि जमीन आपके पैरों के नीचे ठोस होगी। आप खाना खाते हैं इस भरोसे के साथ कि वो आपको पोषण देगा, जहर नहीं होगा। किसी रिश्ते में आप इस विश्वास पर टिके रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार और भरोसेमंद है। असल में हमारा पूरा जीवन इन देखे अनदेखे विश्वासों की एक अदृश्य चादर में लिपटा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, विश्वास आखिर है क्या? क्या यह बस एक विचार है, कोई भावना, या फिर कुछ और? बर्ट्रैंड रसेल के लिए विश्वास का विश्लेषण करना सिर्फ मन को समझने का काम नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की जड़ों को टटोलने जैसा है। रसेल बताते हैं कि विश्वास कोई एक चीज नहीं, बल्कि यह कई मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का मेल है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिकारी झाड़ियों में छिपकर शिकार का इंतजार करता है तो उसका विश्वास उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी मांसपेशियों की सतर्कता, उसकी एकाग्रता और हमले की तैयारी में दिखता है। इसी तरह जब आप दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हैंडल घुमाने से दरवाजा खुलेगा। यह विश्वास आपके शरीर की क्रिया में शामिल होता है। लेकिन इंसानों में विश्वास सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है, क्योंकि हमारे पास भाषा और कल्पना है। जब मैं कहता हूं, मुझे विश्वास है कि कल बारिश होगी, तो इसका मतलब है कि मेरे मन में
काले बादलों, पानी की बूंदों की छवियां हैं, और इन छवियों के साथ एक गहराई से महसूस की गई स्वीकृति जुड़ी होती है। यह स्वीकृति ही विश्वास की असली भावना है। इसके उलट, जब हमें किसी बात पर भरोसा नहीं होता तो उसमें एक अस्वीकृति की भावना होती है, और जब हम किसी बात को लेकर हिचकते हैं तो वह स्थिति शक, डाउट की होती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कोई विश्वास सच कब होता है और झूठा कब? रसेल कहते हैं, एक विश्वास तभी सच होता है जब वह किसी असली तथ्य से मेल खाता हो। जैसे, अगर मुझे विश्वास है कि मेरी मेज पर एक किताब रखी है और वास्तव में वहां किताब है, तो मेरा विश्वास सच है। अगर नहीं है तो यह विश्वास गलत है। यह बात जितनी सरल लगती है, असल में उतनी सीधी नहीं है, क्योंकि यह हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां हमें यह समझना पड़ता है कि तथ्य, फैक्ट क्या है। रसेल कहते हैं, तथ्य वो है जो इस दुनिया में हमारे विश्वासों से अलग मौजूद है। यानी सच हमारे मन में नहीं होता, वो दुनिया में होता है। हमारा विश्वास सिर्फ उस सच का एक नक्शा या आईना बनने की कोशिश करता है। कभी वह साफ होता है, सच, कभी धुंधला, झूठ। यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग मानते हैं कि अगर हम किसी बात को बहुत शिद्दत से मानते हैं तो वह सच हो जाती है। रसेल साफ कहते हैं, नहीं, सच्चे विश्वास का पैमाना सिर्फ यही है, क्या वो किसी असली तथ्य से मेल खाता है या नहीं। इसलिए हमें अपने विश्वासों को परखने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने भरोसे को तथ्यों की कसौटी पर कसें। यही वैज्ञानिक और तार्किक सोच की बुनियाद है। रसेल हमें बौद्धिक ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल हनेस्टी अपनाने की सलाह देते हैं। अपने विश्वासों को अपनी भावनाओं और इच्छाओं से अलग करके देखना और उन्हें लगातार जांचते रहना, यह आसान नहीं है। हम सब अपने विश्वासों से जुड़े रहते हैं, उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ज्ञान और सच का रास्ता इसी कठिनाई से होकर गुजरता है। इस तरह रसेल बताते हैं कि विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं, यह शारीरिक तैयारी, मानसिक छवियां और स्वीकृति की भावना का मिला जुला रूप है। और किसी विश्वास की सच्चाई हमारे मन में नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के तथ्यों में छिपी होती है। इस अध्याय से हमें एक बेहद अहम संदेश मिलता है। हम अपनी हकीकत खुद नहीं बना सकते, हम बस उसे समझ सकते हैं। हमें अपने विश्वासों को दुनिया के अनुरूप ढालना चाहिए, न कि दुनिया को अपने विश्वासों के अनुसार देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल आता है, हमारे विश्वासों पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? जवाब है हमारी भावनाओं और इच्छाओं का। हम अक्सर वही मानना चाहते हैं जो हमारे डर को शांत करे या हमारी चाहतों को पूरा करे। तो अब अगला सवाल यह है, ये इच्छाएं और भावनाएं कैसे काम करती हैं? क्या वे सिर्फ दिमाग में उठते कुछ केमिकल हैं, या ये हमारे अस्तित्व का कोई गहरा सच है? और क्या हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, सच में कोई ताकत है, या यह भी एक मन का भ्रम? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले और इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में, जहां हम मन की इस पूरी यात्रा को एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। अध्याय 10, भावनाओं की ताकत और इच्छा शक्ति का सच। दोस्तों, हमारी यह गहरी वैचारिक यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने चेतना, आदतों, इच्छाओं, यादों, प्रत्यक्ष अनुभव, भाषा और विश्वास जैसे कई रहस्यों को समझा, और अब हम पहुंचने वाले हैं उस अध्याय पर जो शायद हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालता है, भावनाएं और इच्छा शक्ति। हमारी खुशियां हों
या दुख, हमारे फैसले हों या सपने, हर चीज कहीं ना कहीं इन दो ताकतों से जुड़ी होती है। बर्ट्रैंड रसेल इन दोनों को भी किसी रहस्य की तरह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं की। भावनाएं क्या हैं? गुस्सा, डर, प्यार, नफरत, ये सब हम रोज महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये भावनाएं आती कहां से हैं? अक्सर हम मानते हैं कि ये सिर्फ मन की चीजें हैं, लेकिन रसेल कहते हैं कि असल में भावनाएं शरीर में होने वाले बदलावों का अनुभव है। जैसे आप भालू को देखते हैं, फिर डरते हैं और इसीलिए भागते हैं। नहीं, रसेल कहते हैं आप भालू को देखते हैं, आपका शरीर पहले ही डर के लक्षण दिखाने लगता है, दिल की धड़कन तेज, मांसपेशियां टाइट, और इन बदलावों को जो आप महसूस करते हैं वही डर है। यानी हम रोते हैं इसलिए दुखी महसूस करते हैं, न कि पहले दुखी होते हैं और फिर रोते हैं। यह सोचने का तरीका उल्टा लग सकता है, लेकिन गौर करिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी बॉडी कैसे बदलती है? मट्ठियां कस जाती है, सांस तेज, चेहरा गर्म। क्या आप इन शारीरिक संकेतों के बिना गुस्सा महसूस कर सकते हैं? इसीलिए रसेल कहते हैं भावनाएं कोई जादू नहीं है, वे शरीर की प्रतिक्रिया का मानसिक अनुभव है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर आप अपनी भावनाएं बदलना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर की भाषा बदलिए। जैसे उदासी में भी सीधा खड़े हो जाइए, हल्की सी मुस्कान लाइए, गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे आपका मन भी बदलने लगेगा। एक्ट एज इफ until it becomes real। हम सब कहते हैं उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है या मेरे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। पर क्या इच्छा शक्ति सच में कोई मानसिक मांसपेशी है? रसेल का जवाब है नहीं। उनके मुताबिक इच्छा शक्ति कोई अलग ताकत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ हमारी विभिन्न इच्छाओं के बीच होने वाली एक लड़ाई है। सोचिए, आपके सामने एक स्वादिष्ट केक रखा है। एक इच्छा कहती है खा लो, स्वाद आएगा। दूसरी इच्छा कहती है नहीं, फिट रहो। अब जो इच्छा आपके दिमाग में ज्यादा जोरदार छवि और भावना पैदा करती है वही जीतती है। यानी विल पावर का मतलब है अपने फोकस और कल्पना से उस इच्छा को ताकत देना जो आपके लंबे टर्म लक्ष्यों से जुड़ी है। जब आप फिटनेस के फायदों की कल्पना करते हैं तब वह इच्छा केक खाने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। इसीलिए रसेल कहते हैं इच्छा शक्ति कोई रहस्य नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को समझदारी से मैनेज करने की कला है। रसेल की नजर में मन को जादुई आत्मा नहीं है, यह हमारे शरीर और अनुभवों का ही एक विस्तार है। चेतना अनुभवों का एक संगठन है। आदतें शरीर और दिमाग में बने रास्ते, इच्छाएं हमारे जीवन की ऊर्जा, यादें अतीत का पुनर्निर्माण, विश्वास दुनिया का मानसिक नक्शा, भावनाएं शरीर की प्रतिक्रिया का अनुभव, इच्छा शक्ति इच्छाओं के बीच की रणनीतिक लड़ाई। रसेल हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को समझ लें तो हम उसकी दिशा भी बदल सकते हैं। अंत में, अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया जानने को मिला, अगर आपने खुद को और अपने मन को थोड़े अलग नजरिए से देखा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपको इस ऑडियो बुक की सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी। क्या आप मानते हैं कि चेतना कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है? और अगर आप ऐसी ही गहरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि अगली ऑडियो बुक आपसे छूट ना जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली किताब में। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।